दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। जी हां, इस योजना के तहत ग्रामीण भारत में आवासीय जमीनों को ड्रोन के जरिए मैप कराया जाएगा। इससे गांव में संपत्ति के स्वामित्व को लेकर स्पष्टता आएगी तो लोग इन्हें गिरवी रखकर लोन भी ले सकेंगे। भारत की 2/3 आबादी गाँव में रहती है, जहाँ अधिकतर लैंड रिकॉर्ड ठीक नहीं है। जी हां, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी आम बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संपत्ति कार्डों का रविवार को वितरण करके शुरू किया है और कहा है कि यह ग्रामीण भारत को बदलने वाला ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस पहल से ग्रामीण अपनी जमीन और संपत्ति को वित्तीय पूंजी के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसके एवज में वे बैंकों से कर्ज और अन्य वित्तीय लाभ उठा सकेंगे। भाजपा ने बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर 46 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति अपने प्रत्याशियों के नामों की चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता भाजपा मुख्यालय में मौजूद रहे। जी हां, वहीं दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान कानून लाकर भारत के किसान को आजाद कर दिया है। अब अन्नदाता को अपनी मेहनत का हिसाब लेने के लिए जगह जगह चक्कर नहीं काटने होंगे। बिहार में आज 1302 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,96,268 हो गई है। राज्य के 2 जिलों में 100 से अधिक कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। जी हां, अररिया में 114 और पटना में 292 नए संक्रमित मिले हैं। जी हां, वही अरवल में 15, औरंगाबाद में 32, बांका में 18, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 32, भोजपुर में 9, बक्सर में 9, दरभंगा में 9, पूर्वी चंपारण में 49, गया में 44, गोपालगंज में 34, जमुई में 10, जहानाबाद में 31, कैमूर में 2, कटिहार में 20, खगड़िया में 9, किशनगंज में 20, लखीसराय में 27, मधेपुरा में 57, मधुबनी में 23, मुंगेर में 23, मुजफ्फरपुर में 41, नालंदा में 40, नवादा में 63, पूर्णिया में 60, रोहतास में 18, सहरसा में 20, समस्तीपुर में 17, सारण में 21, शेखपुरा में 22, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 4, सिवान में 19, सुपौल में 25, वैशाली में 29 और पश्चिमी चंपारण में 12 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन और किशनगंज के सांसद रहे मौलाना असरुल हक कासमी के जाने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। जी हां, लगभग 4 दशक बाद पहला ऐसा मौका है जब महागठबंधन के धूरी रहे दोनों दिग्गज चुनावी संगमर से गायब हैं। दोनों दिग्गजों के इस दुनिया से चले जाने के बाद उभरे शून्य को पटना राजद और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। जी हां, इन दोनों दिग्गजों के उंगली पकड़कर राजनीति का कहरा सीखने वाले अब महागठबंधन के सूत्रधार बने हैं। जी हां, वही विरासत की राजनीति को आगे बढ़ाकर दोनों दिग्गजों की भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन की यह रणनीति सीमांचल को साधने में कितना कारगर साबित होती है। महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राजद की बात करें तो सीमांचल में 2015 के विधानसभा चुनाव में तस्लीमुद्दीन प्रमुख चेहरा थे। जी हां, उनके जाने के बाद एक शून्यता उभरी, जिसका असर बीते लोकसभा चुनाव में भी स्पष्ट दिखा। विरासत के तौर पर देखें तो तस्लीमुद्दीन के रहते ही उनके पुत्र सरफराज आलम 4 दफे विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं। जी हां, उनके जाने के बाद 2018 के लोकसभा चुनाव में सरफराज सांसद बने तो छोटे भाई जोकीहाट से विधायक चुने गए। जी हां, इस बार भी दोनों भाइयों के चुनाव लड़ने की संभावना है। अब तस्लीमुद्दीन जैसे दिग्गज को शिकस्त देकर लगातार 2 बार किशनगंज के सांसद रहे मौलाना असरुल हक कासमी के पुत्र मौलाना सईद असरार नदवी को राजद ने ठाकुरगंज से मैदान में उतारा है। जी हां, कुल मिलाकर दोनों दिग्गजों की विरासत के सहारे सीमांचल को साधने और कोर वोटर को मंथन की रणनीति बनाई है। कोरोना महामारी के दौर में मास्क पहनना बेहद ही जरूरी है। जी हां, इसे पहनने से बचना यानी कि अपनी जिंदगी से हाथ धोने के बराबर है। जब से ये महामारी आई है, मास्क के सही चयन को लेकर, मास्क पहनने तक को लेकर कई तरह के तर्क आए हैं। जी हां, शुरू में जहां माना जा रहा था कि सिर्फ N95 मास्क ही सबसे सुरक्षित है, अब
3 तह वाला सर्जिकल मास्क और यहाँ तक कि कपड़े से बना मास्क भी सुरक्षित माना जा रहा है। आजकल एक नई बहस भी छिड़ गई है। जी हाँ, मास्क पहनने से सांस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि मास्क पहनने से हम ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ग्रहण करने लगे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य मरीजों की संख्या में वृद्धि आई है। परंतु अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी के एक अध्ययन में परिणाम के अनुसार मास्क पहनने से शरीर के श्वसन प्रणाली के कार्य में कोई भी दिक्कत या फिर कमी नहीं आती है, न ही किसी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न होता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह जुमला लालू प्रसाद ने कभी कहा था। खुद लालू प्रसाद यादव 2015 में पलटी खा गए थे। मतलब यही कि नीतीश को सगा बता गए थे। 2017 आते आते वही जुमला जिंदा हो गया। जी हाँ, मगर अब बोलने लायक स्थिति नहीं बची है। 15 साल बिहार में शासन करने के बाद एक नया जुमला चरितार्थ होता दिख रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बन रही है जब कहा जा सकता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। जी हाँ, एनडीए की खुलती गांठ से बात शुरू हुई तो बीजेपी और जेडीयू चुनाव तो साथ लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को हर तरफ से धोखा मिल रहा है। अपने तो साथ छोड़ ही रहे हैं, बागी भी हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कोरोना को देखते हुए इस बार राष्ट्रीय पार्टी के लिए सूची में 40 की जगह 30 स्टार प्रचारकों को रखने की बाध्यता थी। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात की थी कि लिस्ट में किसको जगह मिलेगी। जहां इस लिस्ट में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम है, वहीं मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ चुके इमरान प्रतापगढ़ी सबसे युवा चेहरे के तौर पर इस लिस्ट में मौजूद हैं। इमरान प्रतापगढ़ी की बिहार में बड़ी फैन फॉलोइंग है और इमरान को सुनने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। जी हाँ, सीएए आंदोलन के दौरान भी इमरान प्रतापगढ़ी ने पटना समेत बिहार के कई जिले में सभाएं की थी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले टाइम्स नाउ ने लोगों का मूड जानने की कोशिश की है। लोगों से जाना गया है कि एनडीए सरकार से वे कितने संतुष्ट हैं। मोदी सरकार ने कोरोना महामारी को किस तरीके से संभाला है, अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार क्या कर रही है। लोगों से मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को लेकर सवाल किए गए हैं। जहाँ ये सर्वे टाइम्स नाउ और सी वोटर ने मिलकर किया है। लोगों से पूछा गया है कि एनडीए सरकार के प्रदर्शन से आप कितने संतुष्ट हैं, तो इसमें 36% लोगों ने कहा है कि बहुत संतुष्ट हैं, जबकि 31% कहा है कि कुछ हद तक संतुष्ट हैं। वही 32% लोग बिल्कुल भी इससे संतुष्ट नहीं हैं। जी हाँ, उन लोगों से दूसरा सवाल पूछा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन से आप कितने संतुष्ट हैं। इसके जवाब में 43% ने कहा है कि वे बहुत संतुष्ट हैं, 31% कुछ हद तक संतुष्ट हैं और 25% संतुष्ट नहीं हैं। जी हाँ, लोगों से एक सवाल किया गया है कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से किसे चुनेंगे। इसके जवाब में 66% लोगों ने पीएम मोदी का चुनाव किया है। जी हाँ, राहुल गांधी को 23% लोगों ने चुना और 5% लोगों ने दोनों को नहीं चुना। सर्वे में पूछा गया है कि राज्य में मुख्यमंत्री के प्रदर्शन से आप कितने संतुष्ट हैं, तो इसमें 25% ने कहा है कि बहुत संतुष्ट हैं, 34% ने कहा है कि कुछ हद तक संतुष्ट हैं, जबकि 40% बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जी हाँ, लोगों से पूछा गया है कि आज आपके सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो इसमें 51% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है। महामारी जैसी कोरोना आदि को 12% लोगों ने मुद्दा बताया है, जबकि 8% लोगों के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा है। कोरोना काल में विदेश में फंसे वैसे भारतीयों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा रही है। जी हाँ, इसके तहत विदेश में फंसे उन भारतीयों को सहूलियत मिलेगी जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट की वैलिडिटी खत्म हो गई है। जी हाँ, केंद्र सरकार उनके लिए मोटर व्हीकल नियम में संशोधित करने जा रही है। कुछ मामलों में देखा गया है कि परमिट के नवीनीकरण का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। ऐसे में नियमों में किए जा रहे संशोधन से विदेश में फंसे भारतीयों को बड़ी मदद मिल सकेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संशोधन से संबंधित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत के ऐसे नागरिक जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, वे भारतीय दूतावास के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इन आवेदनों को वाहन प्लेटफॉर्म में डाल दिया जाएगा। बिहार चुनाव 2020 प्रत्याशियों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। वर्तमान विधायकों से जनता पिछले 5 साल का हिसाब मांग रही है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ रोहतास जिले में, जहां वोट मांगने के लिए जनता के बीच पहुंची आरजेडी विधायक जनता के सवालों में घिर गई। हालांकि विधायक ने सत्ताधारियों पर विकास कार्य न होने का
ठिकरा फोड़ते हुए खुद को बचा लिया, लेकिन जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई दिया। जी हां, रोहतास जिले के नोखा में आरजेडी विधायक अनिता देवी जनता के बीच वोट मांगने गई। जब वो एक मस्जिद की ओर पहुंची तो यहां से गुजरती भीड़ ने उन्हें घेर लिया और वोट मांगने से पहले ही विधायक से 5 साल का हिसाब मांगने लगा। जी हाँ, सैकड़ों सवालों के बीच अनिता देवी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। लोगों का कहना था कि गांव के कई क्षेत्र बिजली की समस्या से परेशान हैं, बिजली के खंभों तक नहीं लगा पा रहे हैं। पिछले 1 साल से ग्रामीण लगातार इन खंभों के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जी हां, लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी खगड़िया संसदीय सीट के हसनपुर, सिमरी बख्तियारपुर, अलौली, खगड़िया, बेलदर और परबत्ता में सभी जगह 40,000 से अधिक वोटों से पिछड़ गए थे। उनकी पार्टी मुजफ्फरपुर और मधुबनी में भी कुछ खास नहीं कर पाई थी। सिमरी बख्तियारपुर में मुकेश सहनी को लोकसभा में जितने वोट मिले थे उसका आधा वोट ही उनके प्रत्याशियों को उपचुनाव में मिले थे। जी हां, हालांकि इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बाद से मुकेश सहनी का हौसला काफी बढ़ा हुआ है। जी हां, और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट से इस बार चुनाव जीते जाएंगे। 2015 में चुनाव में किशनगंज सीट पर कांटे की टक्कर के बीच कांग्रेस अपनी सीट बचाने में कामयाब रही है, लेकिन 4 साल परिस्थितियां ऐसी बदली है कि कांग्रेस तीसरे स्थान पर पहुंच गई है और तीसरे स्थान पर रही एआईएमआईएम कांग्रेस की परंपरागत सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब रही है। 2015 में एनसीपी के टिकट पर मैदान में रहे कमरुल हुदा उपचुनाव में एआईएमआईएम के रथ पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। इसी के साथ ओबीसी की पार्टी का बिहार में खाता भी खुला। बीते विधानसभा चुनाव पर नजर डाले तो कुछ 19 प्रत्याशी मैदान में थे। कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर हुई, जिसमें डॉक्टर जावेद आजाद जो वर्तमान सांसद है, जी हां, उसकी 8,609 मतों से जीत हासिल हुई थी। जी हां, स्वीटी सिंह को लगातार तीसरी बार उन्होंने करारी शिकस्त दी थी। 2019 में डॉक्टर जावेद आजाद के सांसद चुने जाने के बाद किशनगंज सीट पर उपचुनाव कराया गया, जिसमें एक बार फिर से स्वीटी सिंह भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरी। जी हां, इस दफे संसद की माता सईदा बानो कांग्रेस से और कमरुल हुदा एआईएमआईएम से मैदान में थे। त्रिकोणीय मुकाबले में एआईएमआईएम के कमरुल हुदा 70,000 से अधिक वोट लाकर न सिर्फ चौंकाया बल्कि ओवैसी की पार्टी का परचम भी लहराया। जी हां, कांग्रेस तीसरे स्थान पर चली गई और भाजपा की स्वीटी को 60,000 से अधिक वोट के बाद भी लगातार तीसरे दफे शिकस्त झेलनी पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपत्ति कार्ड योजनाओं को लॉन्च किया है। जी हां, इस योजना को ग्रामीण भारत में भूआमित्व के क्षेत्र में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए माध्यम से भूमत संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने की योजना का शुभारंभ किया। ग्रामीण अब भू संपत्तियों का वित्तीय संपत्ति के तौर पर उपयोग कर सकेगा। इस दौरान लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर आए SMS लिंक के जरिए अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। जी हां, इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण किया जाएगा। लगभग 1,32,000 जमींदारों को कार्ड सौंपे जाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही डगमगाई हुई है कि अब खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों से आम लोगों की जेबों पर बोझ बढ़ रहा है। जी हां, लॉकडाउन के बाद से अनाज, दालों और तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। जी हां, दरअसल सरकार दालों के खुदरा मूल्य को कम करने और उपभोक्ताओं को का लाभ पहुंचाने के मकसद से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तय रेट पर दाल मुहैया कराएगी। वोट बैंक का ख्याल करते हुए सीवान जिले की रघुनाथपुर सीट से बाहुबली मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को लड़ने की तैयारी है। जी हां, राजद हिना साहब को सिंबल देने को तैयार है, मगर पेच ये है कि इस बार हिना साहब चुनाव लड़ने के लिए अब तक वे तैयार नहीं हैं। आपको बता दूं कि हिना साहब ने राजनीति में 2009 में तब कदम रखा था जब पति साहबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर कोर्ट ने रोक लगा दी। जी हां, वो 2009 से 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ी भी थी, लेकिन तीनों ही चुनाव हार गई थी।
बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू ने मतदाताओं को लुभाने के लिए 7 निश्चय शीर्षक वाले विजन डॉक्यूमेंट्स जारी कर दिया है। जी हां, सत्तारूढ़ पार्टी ने 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में अपना ध्यान छात्रों, उनकी शिक्षा, आगामी 5 वर्षों में नौकरी पर रखा है। इससे पहले विजन डॉक्यूमेंट का पार्ट 1 2015 में लॉन्च किया था। जी हां, जब जदयू महागठबंधन का हिस्सा थी। नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने अपने शासन में बिहार में कई शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए हैं। अब हम इसके विस्तार को लेकर ITI, पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। इसे बिहार में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बदलेंगे। जदयू नेता ने कहा है कि हम महिलाओं को बिना किसी ब्याज की परियोजना लागत का 5 लाख रुपए का 50% तक का ऋण देने का प्रस्ताव करते हैं। यह उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में सिंचाई को मजबूत बनाने के लिए किसानों को मदद मिलेगी। पूरे राज्य में सभी खेतों तक जल की सप्लाई लाइन पहुंचाने का प्रस्ताव है। विजन डॉक्यूमेंट के चौथे पॉइंट में नीतीश कुमार ने प्रत्येक गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के बारे में कहा है। जी हां, 5वें पॉइंट के तहत उन्होंने शहरों में स्वच्छता, वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का निर्माण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बहुल इमारतें, नदियों के किनारे प्रमुख स्थानों के पास इलेक्ट्रिक सौदाहत के बारे में बात कही है। वही विजन डॉक्यूमेंट में बिहार के प्रत्येक गांव में सड़क कनेक्टिविटी, जहां शहरी क्षेत्र में बाईपास, फ्लाईओवर ने भी जगह बना पाई है। महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने वाले जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हमने 15 स्टार प्रचारकों की सूची अपना चुनाव आयोगों को भेज दी है। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बताया कि हमारे 15 स्टार प्रचारकों के नाम चुनाव आयोग को भेज दिए गए हैं। चुनाव आयोग को देखते हुए राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या कम कर दी है। जी हां, आयोग ने मान्यता प्राप्त दलों को 40 की जगह 30 और गैर मान्यता प्राप्त दलों को 20 की जगह 15 स्टार प्रचारकों को ही अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए सूची जमा करने की अवधि बढ़ा दी है। जी हां, इसे अधिसूचना के 7 दिन के अंदर सूची देनी थी, अब यह 10 दिन कर दी गई है। सीपीआई ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची रविवार को जारी कर दी है। जहां पार्टी महासचिव डी राजा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और राज्य सचिव राम नरेश पांडे का नाम इस सूची में सबसे ऊपर है। भागलपुर समेत सूबे की बड़ी आबादी अभी भी कोरोना के जद में है। नए सीरो सर्वे के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। जी हां, सर्वे के अनुसार अब तक बिहार के किसी भी जिले की 40% आबादी कोरोना से सुरक्षित स्तर पर नहीं पहुंच सकी है। अगस्त माह में 6 जिलों में किए गए एंटीबॉडी जांच में पुणे के 10%, तो बेगूसराय की 14% आबादी कोरोना से सुरक्षित हैं। जी हां, 19 अगस्त को ICMR पटना द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर, बक्सर, बेगूसराय, मधुबनी, पूर्णिया और अरवल जिले में सीरो सर्वे कराया गया था। इसके तहत हर जिले के 10-10 क्लस्टर बनाया गया था। सभी जिलों में कुल मिलाकर 60 क्लस्टर में 2529 लोगों की कोरोना एंटीबॉडी जांच की गई थी। 29 सितंबर को ICIMR दिल्ली द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मधुबनी जिले में 23%, पूर्णिया में 10%, मुजफ्फरपुर में 16%, बेगूसराय में 14%, बक्सर में 13% और अरवल जिले में 16% लोगों में कोरोना के विरुद्ध एंटीबॉडी बन गए हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे के साथ ही रूठने और मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। जी हां, इसी बीच मुजफ्फरपुर के एक राजद विधायक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे फूट फूट कर रो रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में और राजद विधायक प्रोफेसर सुरेंद्र राय का रोते हुए यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल टिकट कट जाने से नाराज लालू प्रसाद यादव की पार्टी के विधायक जी अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे थे। इसी बीच वे इमोशनल हो गए। इस दौरान विधायक जी ने रोते हुए अपने समर्थकों को संबोधित किया। औराई के कल्याणपुर स्थित विधायक जी के आवास पर 7 अक्टूबर को उनके समर्थक जुटे थे, जिनको विधायक जी संबोधित कर रहे थे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के सीएम फेस पुष्पम प्रिया चौधरी और उनकी प्लूरल्स पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पहले फेज के लिए पुष्पम प्रिया चौधरी के जिन उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया था, उनमें से 28 का नामांकन अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद पुष्पम प्रिया चौधरी ने ट्वीट करके दी है। जहां पार्टी की तरफ से पहले चरण के लिए 61 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें से 33 का नामांकन फिलहाल वैध है। वहीं 28 उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इसकी चर्चा करते हुए पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवारों के 33 नामांकन स्वीकृत किए गए हैं, 28 खारिज किए गए हैं। लोकतंत्र अमर रहे।
पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। जी हाँ, जो दूसरे चरण के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में पुष्पम प्रिया खुद 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जिनमें से पटना भी शामिल है। बिहार चुनाव को देखते हुए रेल पुलिस बेहद सतर्क है। जहां इसी कड़ी में रेल पुलिस उपाध्यक्ष मुख्यालय पटना और रेल पुलिस थानाध्यक्ष के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा पटना जंक्शन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। जहां इस दौरान पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 के गेट संख्या 4 के पास के 4 व्यक्ति को ब्लू रंग की अटैची के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ में अपना नाम मिथिलेश कुमार और पटना के जगत नारायण रोड कदमकुआ निवासी बताया। उसके ट्रॉली बैग की जब तलाशी ली गई तो 18 किलो 390 ग्राम 680 मिलीग्राम के सोने के कई गहने जब्त किए गए, जिसकी अनुमति कीमत करीब 84 करोड़ 21 लाख 9,900 रुपये बताई गई है। इसके अलावा बैग से 23 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। सहरसा से रवाना होने वाली सहरसा बांद्रा टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस के भी पर्व के दौरान परिचालन की अनुमति मिल सकती है। जहां पश्चिमी रेलवे की ओर से बांद्रा टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस को परिचालन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। सूत्रों की माने तो पर्व के दौरान ट्रेनों के परिचालन में इन ट्रेनों को लेकर भी तैयारियां शुरू की गई है। जी हाँ, सहरसा बांद्रा टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होने से यहाँ के यात्रियों को रेल परिवहन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। दुर्गा पूजा दीपावली पर्व को लेकर रेल यात्रियों की भीड़ ट्रेनों में उमड़ रही है। ऐसे में रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों की परिचालन की घोषणा को लेकर यात्रियों में इंतजार है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को केंद्र सरकार हर साल 6,000 रुपए देती है। जी हाँ, 6,000 रुपए की ये रकम 3 किस्तों में सरकार की तरफ से किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाती है। ये किस्त हर साल अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में ट्रांसफर की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में किसानों के खाते में 2 किस्त भेजी जा चुकी है। जी हाँ, अब सरकार दिसंबर 2020 में इस वित्त वर्ष की तीसरी किस्त किसानों के खाते में भेजेगी। ऐसे में अगर आप भी इस योजना के तहत दिसंबर में 2,000 रुपए पाना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें। जहां इसका तरीका बहुत ही आसान है और घर बैठे बैठे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। खेती करने वाले सभी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। जहां इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें तय की है। जैसे इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के अपने नाम से जमीन होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खेती करता है और उसके नाम से खेती योग्य जमीन नहीं है तो इसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जहां खेती करने वाले किसान के पिता या दादा के नाम से कोई जमीन है तो भी वह व्यक्ति इस योजना का हकदार नहीं है। वहीं अगर किसी व्यक्ति के नाम से खेती योग्य जमीन नहीं है ये लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या फिर रिटायर हो चुका है तो भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।